नमस्ते बच्चों, मैं रेखा दुबे, एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नटेरन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति यानी कि उसकी ऊर्जा और उसकी पोजीशन के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 होती हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से कक्ष में उपस्थित हैं। मतलब ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के सेल के बारे में जानकारी देती है। जैसे कि सपोज कीजिए ये परमाणु का नाभिक है, ये उसका फर्स्ट सेल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पहला जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? L, M, N, O और P। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके लिए K का मान कितना है? 1, L का मान 2, M का मान 3, N का मान 4, का मान 5, 6 एंड सो। इस तरह से हमें पता लगता है कि जो परमाणु हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से सेल में उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरी क्वांटम संख्या जो है वो है सब्सिडरी है एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। इसको द्विघांसी क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा हमें जो सेल होते हैं उसके अंदर सब सेल होते हैं जिनको उपकोष बोलते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, S, P, D, F। S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है और F के लिए L का मान 3 होता है। L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। सपोज कीजिए n बराबर 1 यानी पहली कोष। इसके लिए 0 से 1-1 यानी कि एक में से एक घटाया तो क्या बचा? 0। तो फर्स्ट सेल में क्या होगा? 0 यानी इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? s ऑर्बिटल में। 0 के लिए l का मान क्या है? S है। अब इसका मतलब पहली कोष में क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा s। यदि n बराबर 2 है तो 0 से 2-1 तक कितना हुआ? यानी 0 से 1 तक तो 2 मान हुए। एक हुआ 0 यानी s और 1 यानी कि P। इसका मतलब जो दूसरा कक्षा है, दूसरा सेल है, उसमें कितने उपकोष होंगे? 2 उपकोष होंगे। एक 2s, ये 2p। अब जो s होगा वो कौन सा होगा? 2s होगा। और पहले जो s आया था वो किसका था? 1s आया था जो पहली सेल के लिए था। ये दूसरी सेल। तो दूसरी सेल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2s एंड 2p। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए तो क्या होगा? 0 से 3-1 तक इसके मान होंगे, यानी कि 0 से 2 तक। अब 0 से 2 तक में क्या हुआ? 0, 1 एंड 2। तो 0 यानी s। अब कौन सा s होगा? 3s, 3p और 3d। तब तीसरा जो सेल होता है उसके लिए l के 3 मान होते हैं, s, p एंड t। इसी प्रकार n बराबर 4 है तो इसके मान क्या होंगे? 0 से 4-1 तक, यानी कि कितने? 0 से 3 तक। 0 से 3 तक में क्या आया? 0, 1,
2 एंड 3। 0 यानी S, 1 यानी P, 2 यानी D और 3 का मतलब F। तो जो 4 आपका जो सेल होगा उसमें कितने मान होंगे? 4S, 4P, 4D एंड 4F। इसी तरह से आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इनके मान आगे तक बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट आपकी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके द्वारा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके त्रिविमीय अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी मिलती है कि ये किस ओरिएंटेशन में उपस्थित हैं। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे उपकोष है S, P, D, F, ये L के मान है 0, 1, 2 और 3। तो यदि S का मान 0 है तो L के लिए M का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा S, उसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहेंगे। अब दूसरा है P के लिए। तो ये L के मान जो M के लिए होते हैं वो -L से 0 और 0 से +L तक जाते हैं। इसका मतलब 2L + 1। तो यहाँ का क्या है? 1 है। तो अब क्या होगा? M का मान -1 फिर 0 और +1। यदि इसके हिसाब से निकालें तो -L यानी -1, 0 और +1 और 2L × 1, 2L + 1 करें तो 1 दूनी 2 + 1 यानी कि 3 होंगे। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है? P उपकोष में है। जब P उपकोष के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं Px, Py और Pz। इसका मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा? P का मान -1 होगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए P का नहीं सॉरी M का मान, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए M का मान -1 होगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए M का मान 0 होगा और इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए M का मान +1 होगा। इसी तरह से D उपकोष में क्या होगा? L का मान 2 है तो -2 से शुरू होंगे। -2, -1, 0, +1 एंड +2 मतलब 5 ऑर्बिटल। D के लिए L का मान 2 होता है तो L के लिए M के मान क्या होंगे? -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल कितने मान हुए? 5। इसका मतलब D जो ऑर्बिटल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इनके लिए मतलब फर्स्ट के लिए -2, के लिए -1, 0, +1 एंड +2। का मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए M का मान -2 होगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान -1 होगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 0, इनके लिए +1 और इनके लिए +2। इसी तरह से F के लिए L का मान -3 होगा। -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो इस तरह से F के 7 ऑर्बिटल होंगे। इसमें भी D की तरह ही इनके मान होंगे। नेक्स्ट क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है, चक्रण यानी इलेक्ट्रॉनों का घूमना। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें अपने एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, इसलिए चक्रण में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन
आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों? कि इस कंडीशन में जब एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें बहुत कम पोजीशन में ये एक दूसरे के पास आते हैं। इस कंडीशन में इनमें प्रतिकर्षण काफी कम होता है। तो चक्रण में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए जो मान होते हैं क्लॉकवाइज के लिए +1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। यहाँ अपन कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2 2 4 8 है, तो कितनी बचेंगे 2p4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरें s। अच्छा, यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखें आप, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड है। अब यहाँ पर ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और यहाँ पर ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है और ये एट्थ। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये फिर आठवां। यहाँ पर जो होती है हुंड का नियम फॉलो होता है कि किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो किसके अनुसार होता है, हुंड के नियम। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फिर बचते हैं, तब उनमें पेयरिंग होती है। तो ये हुंड का नियम भी है। अब यहाँ पर आप सब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालें। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अब जैसा कि ये दिख रहा है पहला इलेक्ट्रॉन, पहला यानी कि ये, तो यहाँ पर लिखा है 1, ये आपकी क्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हुआ, 1। अब आप देखें द्विगंशी क्वांटम संख्या L। इसके लिए मैंने आपको बताया था S के लिए L का मान कितना था, 0। ये 4 नाम आप हमेशा याद रखें, S बराबर 0, P बराबर 1 और T बराबर 2 और F बराबर 3। ये 3 नाम आप याद रखेंगे, 3 के मान याद रखेंगे तो ये आपका तुरंत है। तो S के लिए क्या रखना है आपको, 0 याद रखना है, तो 0। अब है M, बताया था यदि L का मान 0 है, M का मान S के लिए 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए +1/2। नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी n बराबर 1, L का मान 0, M का मान 0 और S का मान क्या हो जाएगा, -1/2। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम ऑर्बिटल में है, इसलिए इसमें सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, S में। चक्र यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम भी सिद्ध होता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। n समान हो सकता है, L समान हो सकता है, M समान हो सकता है, लेकिन S कभी भी समान नहीं। अब इसी तरह से आगे निकालें, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना हो जाएगा, देखें आगे लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, L का मान S के लिए 0, M का मान S के लिए 0 और S का मान +1/2। इसी तरह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, L का मान 0, M का मान 0 और S का मान -1/2। अब आप निकालें
कौन से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, पी में पहुंचा। एन का मान कितना होगा 2। अब एल का मान पी के लिए, इसके लिए पी के लिए कितना होगा 1। अब यहाँ पर एम के मान क्या होंगे -1, 0 एंड +1। तो यहाँ के लिए एम का मान कितना होगा -1। एस का मान क्या है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए +1/। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देखें, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, एन बराबर क्या होगा 2, एल बराबर 1। एम का मान इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 0 और एस का मान +1/2 क्योंकि क्लॉकवाइज घूमता है। सेवंथ इलेक्ट्रॉन के लिए एन बराबर 2, एल बराबर 1। अब एम का मान कितना होगा +1 और एस का मान भी +1/2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, एट्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, अब एट्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इसमें आ गया। यहाँ पर एन का मान 2, एल का मान 1। अब देखिए एम का मान, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए -1 और एस के लिए भी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए उसका मान भी क्या होगा -1/2। इस तरह से यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो किसी भी एक एटम को लें और उसकी सारी क्वांटम संख्याएं आप निकाल दें। अब आप कैल्शियम लें और उसकी सारी क्वांटम संख्याएं निकालें। ओके, थैंक यू।